तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जो बात कर रखी थी वो हिंदी साहित्य के बारे में बात की थी और मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी दे दी थी कि कैसे कैसे हमारा साहित्य काल आपका बांटा गया। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इतिहास है, हिंदी का इतिहास है, उस इतिहास में 3-4 चीज़ें आती हैं। वो 3-4 चीज़ें क्या हैं कि इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले आदि, फिर उसके बाद मध्य और फिर उसके बाद आधुनिक। इन 3 भागों में बांटा। ये हमारी जो है आर्य भाषा, ये हमारी संस्कृत भाषा को बांटा। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में हमारा कौन सा टाइम पीरियड आ गया? जो हमारे वैदिक सभ्यता वाला। मध्यकाल में जो हमारा टाइम पीरियड आया है जैन और बौद्ध धर्म वाला। और आधुनिक जो उसके बाद आया, जिसमें हमारी अलग अलग भाषाएं आई, हिंदी आई और आपका बंगाली आई और असमिया आई, अलग अलग सी लैंग्वेज आई, उसको हमने आधुनिक बांटा। फिर इस आधुनिक को हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है, ये जिसने वीडियो नहीं देखी हो वो इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहती है, ये ध्यान रखिए। फिर इस आधुनिक को मैंने 3 भागों में बांटा। फिर इस आधुनिक को जब 3 भागों में बांटा तो पहला बांटा आदिकाल, दूसरा बांटा मध्यकाल और तीसरा बांटा आपका आधुनिक। अब इसको कैसे बांटा? इसका भी बांटने का वही तरीका है जो मैंने आदिकाल बांटा। इनके टाइम पीरियड को डिवाइड किया। टाइम पीरियड को मैंने 2 अलग अलग लोगों के हिसाब से डिवाइड किया। एक मैंने टाइम पीरियड डिवाइड किया किसके हिसाब से? रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से। और एक टाइम पीरियड जो हमारी बुकों में दे रखा होता है उसके हिसाब से मैंने क्या करा? टाइम पीरियड को भी डिवाइड किया। जब हमने उस टाइम पीरियड को डिवाइड किया तो मेरे को 2 चीज़ें मिली कि हमारा ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि बुक्स में जो आपका दे रखा है, तो बुक्स में जो आपका दे रखा है वो 650 से 1350 आदिकाल का दे रखा है। मध्यकाल का सन 1350 से लेकर 1850 के आसपास का, और इसके बाद 1850 से आगे का टाइम पीरियड हमारा क्या है? आधुनिक में। पर वहीं अगर हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो रामचंद्र शुक्ल ने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ही आपका क्या करा? इसमें अंतर दिखाया। अंतर क्या दिखाया? इन्होंने आदिकाल को बांट दिया 1050 से लेकर 1375, इसे बांट दिया 1375 से लेकर 1900, और इसे बांट दिया सन 1900 से लेकर आगे। तो ठीक है, इस हिसाब से बांटा। फिर उन्होंने इस आधुनिक काल के, मध्यकाल के भाग को भी आपका 2 भागों में डिवाइड किया। 2 भाग कौन कौन से डिवाइड किए ये देखिए। जिसने वीडियो नहीं देखी हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो लास्ट वीडियो है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। फिर मैं इस मध्यकाल को 2 भागों में बांटा। मैंने वहां पर मैंने मध्यकाल को कैसे बांटा? 2 भागों में, यही 2 भागों में बांटा। एक को बांटा मैंने पूर्व मध्य और एक को बांटा मैंने उत्तर मध्य। ये 2 भाग बांटे हैं। इसमें पूर्व मध्य का आपका टाइम पीरियड जो मैंने माना वो तकरीबन आपका क्या माना? 1375 के आसपास से लेकर आपका कब तक? 1700 तक। और दूसरा जो टाइम पीरियड बांटा वो मैंने बांटा सन 1700 से लेकर 1900 तक। और फिर मैंने कहा कि 1900 के बाद आगे कौन सा टाइम पीरियड आ गया? आधुनिक का। तो इतनी सी चीजें हमने क्या की थी? लास्ट वीडियो में बात की थी। अगर जिसने नहीं देखी हो वो लास्ट वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज हम थोड़ा सा इससे आगे की बात करने वाले हैं। इससे आगे की जो बातें करने वाले हैं मैं आपको बता चुका था। आज हम इन टाइम पीरियडों को डिफाइन करेंगे कि किस टाइम पीरियड को कैसा कैसा नाम दिया गया और क्यों किसने ऐसा नाम दिया। ठीक है, तो उसी पे बात चलते हैं और इसी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा यार करते हैं। और ये देखिए, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर जो टाइम पीरियड डिवाइड करूँगा, सबसे पहला वाला टाइम पीरियड कहूँगा मैं जिसे आदिकाल। अब मैं इसके हिसाब से चलता हूँ। मैंने कहा सबसे पहला जो मेरे पास है आदिकाल। इस आदिकाल का टाइम पीरियड मैंने 650 से 1350 भी लिया है और 1050 से लेकर 1375 भी लिया है। दोनों टाइम पीरियड लेके चलता हूँ, लेकिन मैं रामचंद्र शुक्ल को ज़्यादा मानूंगा। ठीक है, तो इस आदिकाल के कुछ ना कुछ क्या कहे गए हैं? उपनाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? उपनाम। ये पेपरों में बहुत बार आता है कि किसको किस नाम से जाना जाता है। तो इस आदिकाल के भी आपके बहुत से उपनाम दिए गए हैं। क्या क्या उपनाम है? सबसे पहले आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल सी बात है, जिसने वीर गाथा काल कहा किसी ने आदिकाल भी कहा होगा।
किसी ने आदिकाल कहा तो किसी ने कौन सा काल कहा? संधि काल कहा। किसी ने इसे चारण काल कहा, किसी ने इसे आरंभिक काल कहा, किसी ने इसे बीज वयन काल कहा, और किसी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। तो अलग अलग लोगों ने क्या करा, अलग अलग क्या करा, नामकरण करा। किसी ने इसका कुछ नाम दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो वही चीजें हैं जो हमारे पेपर में आती हैं कि किस व्यक्ति ने किसको क्या नाम दिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत बार कि किस व्यक्ति द्वारा आपका किस काल को क्या नाम दिया गया। अगर हम बात करते हैं इसकी वीरगाथा काल की, अगर हम बोलते हैं कि इसे वीरगाथा काल किसने कहा, तो भैया इसे वीरगाथा काल किसने कहा? शाबाश, रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसे क्या कहा गया? वीरगाथा काल कहा गया। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। ये पहली ही चीज जो इंपॉर्टेंट बन जाएगी। दूसरी चीज, इसको आदिकाल किसने कहा? अगर इसका नामकरण आपका आदिकाल करा है तो आदिकाल असलियत में कहा किसने है? तो आदिकाल कहा है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद बात करते हैं इसका जो नाम कहा संधि काल। अगर इसका संधि काल नाम कहा है तो उसे किसने कहा? तो संधि काल नाम किसने कहा है इसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा इसे कौन सा काम कहा गया है? संधि काल कहा गया है। इसके अलावा चारण काल की बात करते हैं तो चारण काल भी आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ये पेपर में नहीं होगा तो किसने कहा है? बिल्कुल सही, अगर ये पेपर में नहीं है तो ग्रियर्सन द्वारा भी इसको कौन सा काल कहा गया है? चारण काल। तो यहां पर आप लोगों के लिए पॉइंट बन जाएगा कि चारण काल किस किसने कहा है। एक तो भैया राम कुमार वर्मा ने कहा, दूसरा आपका किसने कहा है? आपका ग्रियर्सन ने। इसको क्या नाम दिया है? चारण काल दिया है। ठीक है, इसके अलावा इसको कहा गया है आरंभिक काल। यह आरंभिक काल किसके द्वारा कहा गया है? मिश्र बंधुओं द्वारा इसको क्या कहा गया है? आरंभिक काल। इस पर भी बात करेंगे मिश्र बंधुओं में कौन कौन से हमारे मिश्र बंधु इसके अंदर आते हैं। इसके बाद इसको कहा गया है बीज वपन काल। क्या कहा गया है? बीज वपन काल। अब बीज वपन काल इसको किसने कहा है? तो भैया किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसको क्या कहा गया है? बीज वपन काल। और लास्ट है सिद्ध सामंत काल। और अगर सिद्ध सामंत काल आएगा तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर, किसने? राहुल संकृतायन ने इसको कहा है सिद्ध सामंत काल। तो ये जो कुछ नाम है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम ही आपके क्या है? पेपर में पूछता है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है कि आदिकाल को किसने वीरगाथा काल कहा। अब आपको पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया। किस व्यक्ति ने पहली बार आदिकाल के लिए आदिकाल शब्द का प्रयोग किया। किस व्यक्ति ने आदिकाल को संधि काल कहा। किस व्यक्ति द्वारा आदिकाल को चारण काल कहा गया। और किस व्यक्ति द्वारा इसको आरंभिक काल कहा गया। अगर बोला जाए बीज वपन काल किसके द्वारा कहा गया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इतने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके क्या है? लगातार पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कटने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये लगातार पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। ये तो कहानी थी किसकी? आदिकाल की, जो इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब आदिकाल के बाद हमारे पास टाइम पीरियड आता है किसका? मध्यकाल का, या अगर हम जिसको बोलते हैं आपका मध्यकाल। ठीक है,
आदिकाल के बाद जो समय काल आता है वो किसका आता है? मध्यकाल का। और उसके बारे में थोड़ी सी हम क्या करेंगे? बातें करेंगे। तो मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर को कर देता हूं जिससे आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी हो। अब हम बात करेंगे मध्यकाल की। तो मध्यकाल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं पहले ही कि मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया। एक को बांटा गया पूर्व मध्य और एक को बांटा गया उत्तर मध्य। ये दो भागों में मैंने मध्यकाल को बांटा। अगर मैं इनका टाइम पीरियड भी बांटता हूं तो मैंने तकरीबन इसका टाइम पीरियड मांगा है कितना? 1375 से लेकर कब तक? 1700 तक। और उत्तर मध्य का जो टाइम पीरियड बांटा है 1700 से लेकर कब तक? 1900 तक। ये मैंने क्या कर रखा है? इसका टाइम पीरियड बांटा है। अब इस पूर्व मध्य काल को कोई ना कोई नाम दिया गया होगा। तो इस पूर्व मध्य काल को क्या नाम दिया है? भक्ति काल। क्या नाम दिया है? भक्ति काल। इंपॉर्टेंट रहेगा। इस उत्तर मध्यकाल को भी कोई ना कोई काम नाम दिया होगा। तो इस उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? रीतिकाल। क्या नाम दिया है? रीतिकाल। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया है? भक्तिकाल। भक्तिकाल 1375 से लेकर सन 1700 तक। और उत्तर मध्यकाल को आपका रीतिकाल नाम दिया है सन 1700 से 19 तक आपको ये क्या करना है? याद करना है। अब होता क्या है, इस मैंने भक्ति काल को डिवाइड कर दिया और मैंने क्या कर दिया आपका इस दूसरे वाले भाग में रीतिकाल को मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब कहानी आती है कि भक्ति काल भी हो गया, रीतिकाल हो गया, अब इसके अंदर है क्या? अब देखिए क्या है, इस भक्ति काल को बांटा तो आपको पता है कि भक्ति काल को भी आपका दो भागों में बांटा गया। हम लोग पढ़ते ही हैं पहले से। भक्ति काल को भी दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन कौन से हैं? वो दो भाग, एक है आपका राम भक्ति और दूसरा है आपका कौन सा? कृष्ण भक्ति। दो टाइम पीरियड बांट दिए मैंने। देखिए भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया। एक को बांट दिया मैंने राम भक्ति, एक को बांट दिया मैंने कृष्ण भक्ति। अब ये जो राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, ये भक्ति काल के अंदर किसी ना किसी पार्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए राम भक्ति और कृष्ण भक्ति तो है ही है, ये किसी ना किसी पार्ट के अंदर आते हैं। तो हल्का सा इसको रफ कर देता हूं मैं, पहले उस पार्ट के बारे में बात कर लेता हूं। तो क्या होता है, मैं वैसे डिफाइन कर देता हूं आपको कि इस भक्ति काल को दो भागों में मैं बांट देता हूं। एक को मैं बांट देता हूं सगुण और एक को बांट देता हूं मैं निर्गुण। इस दो भागों में मैंने क्या करा? भक्ति काल को बांट दिया। एक सगुण और एक निर्गुण, दो भागों में मैंने क्या करा? भक्ति काल को बांट दिया। सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब है जिसमें निरंकार ओमकार एक को माना गया है, किसी ना किसी भगवान को माना गया है। निर्गुण का मतलब क्या है? निराकार को माना गया है आपका भगवान, ठीक है। तो उसके हिसाब से बात की है। तो सगुण को मैंने दो भागों में बांट दूंगा। इस सगुण के अंदर मैं भाग देता हूं राम भक्त और क्या होगा? कृष्ण भक्त। तो जो भैया राम की भक्ति करेगा वो राम भक्ति काल में आएगा, जो कृष्ण की भक्ति करेगा वो किसके टाइम पीरियड में आएगा? कृष्ण भक्ति काल में आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से समझिएगा, मैंने भक्ति काल को दो भागों में बांटा, मैंने भक्ति काल को दो भागों में बांटा और वहां से मेरे को बताया कि एक होगा आपका सगुण और एक होगा निर्गुण। फिर मैंने उसको और ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश करी तो मुझे यह पता चला कि सगुण के अंदर दो भाग हैं, एक है आपका राम भक्ति काल और दूसरा है आपका कौन सा? कृष्ण भक्ति काल। जब मैं आपका राम भक्ति काल और कृष्ण भक्ति काल को करूंगा तो हम उसके अंदर बात करेंगे। अब मेरे को पता है कि राम भक्ति काल, अगर मैं भक्ति काल को बांटता हूं तो राम भक्ति काल में दो भागों में हमने फिर बांटा, ठीक है। एक है कृष्ण भक्ति, एक है राम भक्ति। अब राम की भक्ति किसने करी? तो मेरे को पता है कि तुलसीदास ने करी। तो इसके अंदर क्या है? तुलसीदास का टाइम पीरियड आ जाएगा। दूसरा है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति किसने करी? सूरदास ने करी। तो इसके अंदर किसके टाइम पीरियड आ जाएगा? सूरदास का। कोई डाउट तो नहीं?
सगुण को दो भागों में बांटा, राम भक्ति कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में तुलसीदास आ गया और कृष्ण भक्ति में कौन आ गया? सूरदास आ गया। इसके अलावा अब जब हमने निर्गुण करा, इस निर्गुण को भी मैंने दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। इस निर्गुण को जब मैंने दो भागों में बांटा तो मैंने एक को बोला प्रेम मार्गी, मतलब एक का जो टाइम पीरियड था वो प्रेम मार्गी माना गया और दूसरे का जो टाइम पीरियड था वो क्या माना गया? ज्ञान मार्गी। दो भागों में मैंने आपका टाइम पीरियड बांट दिया, एक बांट दिया प्रेम मार्गी और दूसरा बांट दिया आपका कौन सा? ज्ञान मार्गी। ध्यान दीजिएगा, सगुण को मैंने दो भागों में बांटा राम और कृष्ण भक्ति काल में, निर्गुण को मैंने बांटा प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी में। अब प्रेम मार्गी के अंदर जो आते हैं जिसमें प्रेम के संबंध में बात कर रखी है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? जायसी। कौन से? पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। और ज्ञान मार्गी के अंदर कौन आते हैं? कबीर दास। जैसे लोग कबीर दास, गुरु नानक देव, ऐसे लोग आपके किस में आएंगे? ज्ञान मार्गी के अंदर आएंगे। ठीक है। तो मेरे को पता चल गया कि सगुण के अंदर राम और कृष्ण है, निर्गुण के अंदर प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी है। ज्ञान प्रेम मार्गी के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी जैसे आपके व्यक्ति आएंगे, लेखक आएंगे, कवि आएंगे, और ज्ञान मार्गी के अंदर आएंगे कबीर दास और नानक देव जैसे व्यक्ति। तो मैंने इस हिसाब से इसको डिवाइड किया। प्रेम मार्गी का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें आपका किसके काव्य हो? प्रेम के काव्य हो, वो आपका प्रेम मार्गी होगा, और जिसमें आपका ज्ञान का काव्य हो वो आपका कैसा होगा? ज्ञान मार्गी। बाकी रचनाओं के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो हमने कहां से शुरुआत करी? हमने इसकी शुरुआत कहां से करी? हम इसकी शुरुआत करिए यहां से। मध्यकाल को पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, सगुण, निर्गुण, राम और कृष्ण भक्ति, प्रेम और ज्ञान मार्गी, ये तो हमने डिवाइड किया। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया, पर ये रीतिकाल भी तो बचा। रीतिकाल किसके अंतर्गत आया है? रीतिकाल किसके अंतर्गत आया है? रीतिकाल आया है किसके अंतर्गत? उत्तर मध्य के अंतर्गत। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल का टाइम पीरियड मैं आपको बता चुका हूं, 1700 से लेकर तकरीबन 1900 तक हम मानेंगे। ठीक है। ये रीतिकाल, इस रीतिकाल को भी दो भागों में बांटा गया। इस रीतिकाल को भी दो भागों में बांटा गया, और रीतिकाल के अंदर जो भाग आते हैं वो आते हैं, एक भाग आता है रीतिबद्ध, और जो दूसरा भाग आता है वो आता है रीति मुक्त। कितने भाग आते हैं? दो भाग आते हैं। एक भाग आता है आपका रीति भक्त बद्ध, और एक आता है रीति मुक्त। अगर रीतिकालीन भाग की बात करते हैं तो रीतिकालीन के अंदर आपका ये जो होता है वो दरबारी संस्कृति का काव्य था। कौन सा? दरबारी संस्कृति के काव्य आपके कहलाते हैं रीतिकालीन काव्य। और दूसरा अगर हम बात करेंगे, रीतिकाल के अंदर के अंतर्गत आपको किसी न किसी ने कोई ना कोई नाम दिया होगा, तो रीतिकाल को अलग अलग नाम दे रखे हैं। ठीक है। इसको कहा गया है अलंकृत काल। क्या कहा गया है? अलंकृत काल कहा गया है। किसी ने इसको श्रृंगार काल कहा और किसी ने इसको रीतिकाल कहा। ध्यान सुनना, रीतिकाल को भी अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने कहा है अलंकृत काल, किसी ने कहा है श्रृंगार काल, और किसी ने कहा है कौन सा काल? रीतिकाल। अब किसने कहा है ये सारी चीजें भी देखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि रीतिकाल को आपका अलंकृत काल किसने कहा है? ठीक है। तो रीतिकाल को मिश्र बंधुओं द्वारा क्या कहा गया है? अलंकृत काल कहा गया। शुक्ल द्वारा इसका नाम जो दिया गया वो रीतिकाल दिया गया, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा
विश्वनाथ द्वारा क्या दिया गया? श्रृंगार काल दिया गया। ये क्या करे गए? रीतिकाल के नाम दिए गए। रीतिकाल के अंदर मैं बता चुका हूं कि बहुत से आपके क्या होते हैं, व्यक्ति विशेष आते हैं जो आपका रीतिकाल की जानकारी देते हैं। अब होता क्या है, देखिए मैंने आपको बता दिया कि भैया मिश्र बंधुओं का नाम हर जगह आ रहा है, दूसरा आपका राहुल संकृतायन है, तीसरा आपके शुक्ल है, तो इनके बारे में क्या करना है, हमको अधिक जानकारियों का योग रखना है। ठीक है, पेपर में भी क्वेश्चन आपके क्या होंगे, यही ना कहीं यहीं से आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे। जब यहाँ कहीं से क्वेश्चन बनेंगे तो हमें क्या होगा, उसमें पता होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर आपसे नाम कहा मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधुओं के अंदर कितने व्यक्ति आते हैं? तो मिश्र बंधुओं के अंदर कितने व्यक्ति आते हैं? 3 व्यक्ति आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधुओं के अंदर कितने व्यक्ति आते हैं? 3 व्यक्ति आते हैं। सबसे पहले आते हैं कौन? गणेश बिहारी जी, गणेश बिहारी मिश्र आएगा इनके नाम पर। दूसरा आएंगे श्याम बिहारी, और तीसरा आएंगे सुखदेव बिहारी। ये 3 व्यक्ति क्या हैं? मिश्र बंधु कहलाते हैं। कौन कौन से? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों व्यक्ति आपके मिश्र बंधु कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास कभी ना कभी आ सकते हैं पेपर में कि किस व्यक्ति को क्या कहा गया है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। मैंने यहीं पर आपसे एक बात कही थी कि भक्ति काल की, ये भक्ति काल के अंदर ही सारा का सारा पाठ चल रहा था। ठीक है, इसके बाद जो अगला भाग आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? आधुनिक काल में। ठीक है, तो पहले भक्ति काल को तकरीबन कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आते हैं। पॉइंट क्या आता है कि जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। क्या कहा गया? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहा गया? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहा गया? भक्ति काल को कहा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहां पर बन जाएगी। दूसरी मैंने बता दिया है कि रीतिकालीन जो आपका रीति काव्य था वो आपका क्या था? दरबारी संस्कृति का काव्य हुआ करता था। जब हम थोड़ा सा इससे आगे पढ़ेंगे तो इसके बाद हमारे पास समय पीरियड आ जाएगा किसका? आधुनिक काल का। किसका? आधुनिक काल का। अब यहां पर क्या हो जाती है, कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। देखिए हम समय का ही विभाजन कर रहे हैं, ये मेरी दूसरी वीडियो है और अभी हम समय का ही विभाजन कर रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखिए आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल की। मैं इससे पहले के जो टाइम पीरियड में बात कर चुका हूं, मैं कौन सी बात कर चुका हूं? 1000 से आपका 50 से 1375, दूसरा मैं 1375 से लेकर सन 1900, और अब मैं बात करूंगा 1900 आगे की। अब जब मैं आधुनिक काल में बात करता हूं तो यहां पर कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमें अन्य राइटरों को भी मानना पड़ेगा। आधुनिक काल में आपका क्या हुआ? हिंदी के गद्य और पद्य का आपका क्या हुआ? विकास हुआ। तो आधुनिक काल का एक नाम दिया गया जिसे कहा गया गद्य काल। क्या कहा गया? गद्य काल। अगर आधुनिक काल को कोई नाम का दिया गया तो वो कौन सा दिया गया? गद्य काल इसको दिया गया। अब आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है वैसे तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 900 से आगे तक का है, लेकिन आधुनिक काल में एक व्यक्ति हैं जिसने कहते हैं भारतेंदु, और जो आपका युग आता है कौन सा? भारतेंदु युग। तो इस भारतेंदु युग का जो समय काल है वो 1900 से कुछ पहले से माना गया है। तो अलग अलग राइटरों ने इसके अलग अलग कहानियां मान रखी हैं। तो भारतेंदु युग को तकरीबन अगर माना जाए तो कब से माना जाता है? 1850 से 1900 तक माना जाता है। 1900 काउंटेबल रहेगा इसमें। ठीक है,
भारतेंदु युग का अगर टाइम पीरियड मानेंगे तो कब से मानेंगे, सन 1850 से 1900 तक आपका भारतेंदु युग का समयकाल मानेंगे। इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका टाइम पीरियड में बात हुई भारतेंदु युग में, गद्य के बारे में बहुत बात हुई। किसके बारे में बात हुई, गद्य के बारे में। और एक्चुअल में यहां से ही आपकी जो हिंदी को, अगर कभी पेपर में आता है कि हिंदी को नई चाल की ढली के रूप में कब से जाना गया, तो कब से जाना गया, भारतेंदु युग से। किसके रूप में, नई चाल में ढली, मतलब हिंदी कब से नई चाल में डली है, तो किसके टाइम पीरियड से, भारतेंदु युग के समय काल से। कहा जाता है कि भारतेंदु द्वारा अपना एक लेखक मंडल भी तैयार किया गया था और इस मंडली को आपका भारतेंदु मंडल कहा जाता था। कौन सा, भारतेंदु मंडल कहा जाता था। ठीक है, जो मंडली तैयार की थी उस मंडली में आपका, उस मंडल को क्या कहा गया, भारतेंदु मंडल। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बात करते हैं, ये टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो इस टाइम पीरियड को हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास आएगा कौन सा युग, भारतेंदु युग। टाइम पीरियड रहेगा सन 1850 से 1900। भारतेंदु युग के तुरंत बाद एक इंपॉर्टेंट युग आता है जिसे कहते हैं द्विवेदी युग। तुरंत बाद जो युग आता है इसे कहते हैं कौन सा युग, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो द्विवेदी युग कब से चलेगा, सन 1900 से लेकर क्या होगा, सन 1920 तक आपको कौन सा युग जाएगा, द्विवेदी युग जाएगा। ठीक है, द्विवेदी युग में कौन आएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी आएंगे। खड़ी बोली और हिंदी बोली में आपका ज्यादा काम किया था। इसके अलावा अन्य लोग भी आएंगे, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस द्विवेदी युग के बाद फिर एक युग आएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में, जिसे कहते हैं छायावादी। कौन सा युग, छायावादी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। छायावादी के आपके युग के 4 स्तंभ कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो छायावादी जो युग आएगा वो तकरीबन सन 1920 से लेकर 1936 तक का समयकाल माना जाता है। सन 1920 से लेकर 1936 तक का आपका समयकाल छायावादी। और अगर मानेंगे छायावादी के 4 स्तंभ, तो छायावादी के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो छायावादी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कौन से हैं, जयशंकर, दूसरे आपके कौन से हैं, महादेवी, तीसरा अगर हम बात करेंगे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा हम बात करेंगे पंत के बारे में। और पंत कौन, सुमित्रानंद पंत। ये आपके कौन से हैं, छायावादी युग के आपके 4 स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद छायावादी युग कंप्लीट हो जाएगा सन 1936 में। छायावादी युग के बाद एक और नया युग आएगा जिसे कहेंगे आपको कौन सा, प्रगतिवादी। मतलब जहां पर आपकी हिंदी में क्या हुई है, प्रगति हुई है, तो कोई युग आएगा कौन सा, प्रगतिवादी। प्रगतिवादी युग का जो समय काल हम मानेंगे वो तकरीबन 1936 के आसपास से ले लेंगे, और कब तक लेंगे, 1943 तक प्रगतिवादी का हम समय काल लेंगे। जब हम प्रगतिवादी का समय काल ये लेंगे तो इसके बाद हमारे पास एक और युग आता है प्रगतिवाद के बाद, तो वो कौन सा आता है, प्रयोगवाद। इसका मतलब यहाँ पर क्या होने लग गया, हिंदी में प्रयोग होने लगे। ये प्रयोगवाद का युग कौन सा आता है, 1943 से। देखिए समय काल वही आपको मैच करेगा, 43 से 1953 तक का आपका समय काल क्या है, प्रयोगवाद का समय काल है। मतलब प्रयोगवाद का युग अगर आपसे कोई बोलेगा तो प्रयोगवाद का युग आपका कब से आएगा, तो प्रयोगवाद का युग आएगा 1943 से 1953 तक।
इसके बाद जो समय काल आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है, जिसे हम कहते हैं नई कविता युग। कौन सा युग कहते हैं? नई कविता युग। ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी यहां पर से कि नई कविता का जो आपका समय काल है वो कब से है। तो नई कविता युग का समय काल है आपका 1953 से जो आज तक चल रहा है, वो समय काल क्या है आपका? नई कविता युग का है। तो ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, सब सीधी सी बात है। सबसे पहले आया भारतेंदु, भारतेंदु के बाद द्विवेदी, द्विवेदी के बाद छायावादी, फिर प्रगतिवादी, फिर प्रयोगवादी, फिर नई कविता। नई कविता लास्ट में आएगी, प्रगति होगी तभी प्रयोग होगा, प्रयोग से पहले आपका छाया, फिर द्विवेदी, पहला भारतेंदु आपने याद करना है। भारत को आपका हमेशा सबसे पहले नंबर पर रखना है, ये याद कर लीजिएगा। द्वि का मतलब दो होता है, तो द्विवेदी आपके दूसरे नंबर पर आएगा। छायावादी को आपको ये 3 मैंने क्या कर दिया? उल्टा बना दिया है। चौथा प्रयोगवादी है, प्रगतिवादी आ गया, पांचवा आपका प्रयोगवादी आ गया, छठा नई कविता। समय काल अगर हम बात करेंगे भारतेंदु का, तो 1850 से 57 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सन 1900 के आसपास में। दूसरा 1900 से लेकर सन 1920 तक का समय काल हम मानेंगे। तीसरा जो समय काल हम मानेंगे, कब से मानेंगे? सन 1920 से लेकर 36 तक का। फिर इसके बाद जो समय काल हम लेके चलेंगे वो कौन सा? 1936 से लेकर 43 तक का समय काल लेके चलेंगे। फिर उसके बाद 43 से 53 और देन 53 के बाद आज तक के समय काल को हम क्या मानेंगे? इसका समय काल मानेंगे, नई कविता का समय काल। तो ये हमारे पास क्या आया? सिर्फ समय काल आया है अभी तक। अभी हमने इसके अंदर की डीप बातें नहीं करी हैं। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में इतना ही रखूंगा। ज़्यादा रखूंगा तो दिक्कत ये होगी कि एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाएगा, जिससे आप लोगों को परेशानी होगी। तो कहीं पर कोई डाउट आए, कुछ आए, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इजी सी चीज़ें हैं। हिंदी बहुत आसान है लेकिन कठिन भी है, तो दोनों तरीके से इसको लेके चलना है। आज हमने जो बात करी, हमने सिर्फ और सिर्फ समय को बांटा है, मध्यकाल, प्राचीन, आदिकाल बोल दिया, और उसके बाद आधुनिक काल। इन समय कालों को बांटा है। इन समय कालों के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में बात की है। मिश्र बंधुओं के बारे में बात की है कि कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, जैसे गणेश बिहारी आते हैं मिश्र बंधुओं में, श्याम बिहारी आते हैं और सुखदेव बिहारी आते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात की है। उसके बाद आधुनिक काल को हमने गद्य और पद्य का काल कहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को क्या करा हमने? डिवाइड किया है। तो जो अब हमारी वीडियो आएगी वो सब आएगी इसके अंदर क्या क्या हुआ है। अभी तक की तो मैंने सिर्फ आपको क्या है, एक ओवरव्यू टाइप का, एक ओवर व्यू चल रहा था कि ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई है। ठीक है, तो जो अगली वीडियो आएगी हमारी, कल जो हम वीडियो डालेंगे उसमें हम क्या करेंगे? इनके अंदर की चीज़ें पढ़ेंगे कि किस काल में और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अच्छा, ज़्यादा वो नहीं, सिर्फ जो हमारे काम की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जो अगली वीडियो है, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।